हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में हमने आपका स्टार्ट किया हुआ है सेल डिवीज़न में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। मियोसिस का प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। मियोसिस सेकंड को, मियोसिस फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेकंड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो मियोसिस फर्स्ट होती है वो एक रिडक्शनल डिवीज़न शो करती है। रिडक्शनल डिवीज़न मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ़ कर दिए जाते हैं और हाफ़ होने के बाद भी वो फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। मतलब रिडक्शनल डिवीज़न होती है क्रोमोसोम्स की। हमें 2n से n नंबर मिलते हैं क्रोमोसोम्स के। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होती है क्रोमोसोम्स की। मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, n से हमें n ही मिलते हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेट हमें क्रोमोसोम्स के मिलते हैं। स्टूडेंट्स, फिर मियोसिस सेकंड जो होती है वो 2 फेज़ में डिवाइड होती है। कौन कौन सी फेज़ में? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं वे भी उसमें फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो अब हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोफेज सेकंड। स्टूडेंट्स, मियोसिस सेकंड का प्रोसेस भी ऐसे ही सेम होता है जिस तरीके से हमारा मियोसिस फर्स्ट का होता है। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इसके बाद मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं, यानी कि सेंटर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद एनाफेज सेकंड में क्या होता है, और जो हमारे एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, यानी कि कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऊपर की साइड चले जाते हैं और कुछ नीचे की साइड। तो क्या करते हैं, अपने अपने पोल पर सेट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी आती है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, जो हमारी प्रोफेज सेकंड में जो फेज़ होती है वो उसका उल्टा टीलोफेज में होता है। मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन थी प्रोफेज सेकंड में वो क्या हो रही थी, वो डिज़ोल्व हो रही थी, और यहाँ पर टीलोफेज सेकंड में ये दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। वहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर टीलोफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो हमारी सेल होती है वो साइटोकाइनेसिस में चली जाती है। यानी कि साइटोकाइनेसिस में हमने क्या बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो इक्वल डिवाइड होता है। तो इक्वल डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें डॉटर सेल मिल जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था जब हमने सेल साइकिल स्टार्ट की थी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हमें 2n में मिल रहे थे। ठीक है, अब जब हमारा मियोसिस सेकंड का लास्ट है तो हमें एक सेल किस उसमें मिली है, हैप्लॉइड में। जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो वो किस में थी, डिप्लॉइड में। अब हमें मिली है हैप्लॉइड में, जो कि हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हमें बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करानी है तो जो हमारी सेल होती है वो माइटोसिस का प्रोसेस करती है, लेकिन अगर हमें रिप्रोडक्टिव सेल से गैमेट का फॉर्मेशन कराना है तो जो सेल होती है वो मियोसिस की स्टेज से होकर गुजरती है, और उससे हमें क्या मिलता है, हमें हैप्लॉइड सेट मिलते हैं, यानी कि गैमेट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस का ओवरऑल प्रोसेस जो हमारा होता है वो इस डायग्राम के ज़रिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारी सेल होती है वो डिवाइड करती है और कौन कौन सी फेजेस हमारे सेल के अंदर होती है, और मियोसिस के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती है और किस तरीके से जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी सेल साइकिल को दोबारा से देखें तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, ये सेल जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इंटरफेज में को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, और जो हमारा एम फेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेल का जो डिवाइड होती है, मतलब सेल जो होती है वो डिवाइड होती है। और फिर इंटरफेज जो होती है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में हमने क्या देखा था, जो सेल होती है वो अपने अंदर के रॉ मटेरियल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और फिर S फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। और फिर जो G2 फेज होती है उसमें क्या होता है, सेल जो होती है वो दोबारा से अपने अंदर का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करती है,
इंक्रीज़ करती है, यानी कि उनके अंदर अपना वो बढ़ाती है। और फिर यहाँ पर एक प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है? जिससे स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ट्यूबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? G2 फेज़ के अंदर। बाद में क्या करती है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। फिर इसके बाद क्या होता है? जो हमारी सेल होती है वो एम फेज़ में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो एम फेज़ होती है वही सेल की एक्चुअल डिवीज़न फेज़ होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो सेल होती है वो कहाँ पर आकर डिवाइड करती है? एम फेज़ के अंदर। तो जब एम फेज़ के अंदर सेल आ जाती है तो उसके बाद वो 2 फेजेज़ में डिवाइड करती है। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। फिर कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। अब मियोसिस एंड माइटोसिस में क्या होता है? जो मियोसिस होती है उसमें प्रोफेज़ फर्स्ट, एनाफेज़ फर्स्ट, टेलोफेज़ फर्स्ट, ये सब फर्स्ट के उसमें हमें देखने को मिलती है। और जो माइटोसिस सेकंड होती है उसमें हमें क्या मिलता है? यही कैरियोकाइनेसिस के अंदर यही सेम प्रोसेस हमें सेकंड उसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका इक्वल डिवीज़न हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलती है? डॉटर सेल मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेल होती है उसके अंदर 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। तो जो हमारा G1 चेक पॉइंट होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? वो क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि जो हमारी सेल है उसके अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सफिशेंट अमाउंट में है या नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर उसको क्या करना है? डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अगर सेल एक बार G1 चेक को पास कर लेती है, यानी कि उससे आगे बढ़ जाती है, तो जो हमारी सेल होती है वो पूरा का पूरा अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करती है। इसके बाद क्या होता है? G2 चेक पॉइंट आता है। G2 चेक पॉइंट में क्या करते हैं? ये देखते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है? डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ है वो उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर मात्रा में हुआ है या नहीं, प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कहाँ पर चेक होता है? G2 चेक पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा M चेक पॉइंट, जो लास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि जो लास्ट चेक पॉइंट होता है सेल का। तो ये कहाँ पर होता है? ये मेटाफेज़ के एंड पर और एनाफेज़ के स्टार्टिंग पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें क्या चेक करते हैं? इसमें ये देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स के साथ सही तरीके से अटैच्ड हुए हैं या नहीं। तो ये कहाँ पर चेक होता है? ये M चेक पॉइंट पर चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो चेक पॉइंट होता है इसको चेक करने के बाद जो हमारी सेल होती है वो क्या करती है? वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है। और कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिल जाती है? 2 डॉटर सेल हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, सेल साइकिल में हमने यही सब देखा जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।